नमस्कार सभी को। नमस्कार। पापा को पानी दे दो बोल रहे हैं। रूबी जी कुछ बताइए भाई। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बड़े जी, प्रणाम। सचदेवा जी नमस्कार। प्रणाम आपसे गुरुजी। प्रणाम नीतू। आपसे सर पहले जी रूबी जी की नमस्कार। क्लास चलती, आज नहीं चली। सर अच्छा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, सुषमा जी। प्रणाम। जी नमस्कार। प्रणाम 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 रजनी शुक्ला, प्रणाम रूबी। आज रूबी की क्लास क्यों नहीं चली? स्वास्थ्य ठीक है रूबी? गुरुजी वो आज ना मेरा जूम कुछ अपडेट ऐसा कुछ दिखा रहा था, तो वो अपडेट करने में मुझे टाइम लग गया। आपने कुछ पूछा है गुरुजी? तो क्लास के लोग पूछ रहे थे कि मनीष मनीष जी कह रहे थे कि आपसे पहले रूबी की क्लास चलती, आज नहीं चली। नहीं, वो मेरा लैपटॉप कुछ अपडेट दिखा रहा था, और ये सब मुझे अच्छा। उतना आता नहीं है ना, तो वो हम अपने अंदाज से ही सब पर क्लिक कर रहे थे गुरुजी। कोई कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम रवि कुमार जी। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? पदाध्याय में, उस पदाध्याय में। सिंह राशि और कन्या राशि का बताया था आपने। मतलब उपपद का हम लोगों ने सेकंड भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पढ़ लिया था गुरुजी, और तीसरा और 11वां भी पढ़ लिया था। श्लोक संख्या बता सकोगे? नहीं सर। तदा स्वमात्र शेष स्वदन्ये नश्यन्ति सोदरा, तृतीय लाभगे केतो बहुलम भगिनी सुखम। सहोदर तक पढ़ाया था गुरु जी आपने। वही तो हमको लग रहा है कि पद से तीसरे में शनि राहु हो तो छोटे भाई का, 11वें में हो तो बड़े भाई का मरण होता है। यहाँ पढ़ा दिया था। हाँ गुरुजी, ये सब पढ़ा दी। शुक्र हो तो अपने ही व्यवहित मातृगर्भ का नाश होता है। लग्न या पद या उससे 8वें में शुक्र की दृष्टि या योग हो तो भी उक्त फल समझना। यदि तीसरे और 11वें में चंद्रमा बुध गुरु मंगल हो तो बहुत प्र, और प्रतापी बड़े सहोदर। प्रतापी सहोदर होते हैं। ठीक है ना? बस यही तीसरे था गुरु जी 11वें का। में, हाँ तीसरे 11वें में चंद्र गुरु बुध और मंगल हो तो बहुत प्रतापी सहोदर होते हैं। तथा तीसरे और 11वें में शनि मंगल दोनों हो और क्रम से छोटे और बड़े भाई का नाश होता है। यदि तीसरे और 11वें में शनि हो तो स्वयं शेष और सहोदर नष्ट हो जाते हैं। तीसरे 11 में केतु हो तो अधिक बहन होती है। यहाँ तक हम लोगों ने लगभग समझा था। अब ज्यादा समझने के लिए है नहीं। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि पहले भाव से शुरू करेंगे और 12वें भाव तक जाना है, ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ मुख्य भावों को लेकर के और उसको समझ करके और रिजल्ट लिख दिया गया है। अन्य भावों को हम जैसे विद्वानों के समझने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है। तो तत्काल हम लोग अन्य भावों को न समझते हुए जो समझाया गया है उसी को समझने का प्रयास करते हैं। आज कौन सी तारीख है? अन्य हाँ भावों की स्थिति आदि को उपपद लग्न से न देखेंगे, कारकांश आदि में जाएंगे तो समझ लेंगे। अब कहता है आरूढ़ात षष्ठ भावस्थे पापक्षे शुभ शुभ वर्जिते।
शुभ संबंध रहिते चौरो भवति जातका। पद से छठे भाव में पाप ग्रह हो, उस पर शुभ ग्रह के योग या दृष्टि नहीं हो तो जातक चोर होता है। ये सीधा सीधा जातक के लिए पद से छठे भाव में पाप ग्रह हो तो जातक स्वयं चोर होता है। सप्तमे द्वादशे स्थाने सैंघी के युते छिते। सैंघी के का मतलब ही राहु होता है। सैंघिके का पुत्र कहा गया है इसको। सप्तमे द्वादशे स्थानी सैंघी के युते छिते। ज्ञानवान स भवेत बालो बहुभाग युतो द्विज। 7वें या 12वें स्थान में यदि राहु के योग या दृष्टि हो, कहाँ से? पद लग्न से। 7वें या 12वें स्थान में यदि राहु का योग और दृष्टि हो तो जातक ज्ञानी और भाग्यवान हो। तो 7वें और 12वें स्थान में दृष्टि डालने के लिए राहु को कहाँ कहाँ होना पड़ेगा, ये हम लोग चेक कर लेंगे। और ये उपपद लग्न की बात हो रही है। यहाँ लिख दिया गया है पद लग्न से, लेकिन यहाँ इसको उपपद लग्न से ही समझना है, क्योंकि हम लोग उपपद अध्याय ही पढ़ रहे हैं। आगे लिखता है आरूढ़े संस्थिते सौम्ये सर्वदेशाधिपो भवेत् सर्वज्ञस्तत्र देवे ज कबीरवादी च भार्गवे। पद में बुध हो, आरूढ़े संस्थिते सौम्ये। सौम्य का मतलब ही बुध है। आप लोगों को कई बार हमने बताया हुआ है कि होरा पराशर में सौम्य का मतलब ही बुध को मान लिया गया था। आरूढ़े संस्थिते सौम्ये, पद में बुध हो तो सब देशों का अधिप होता है। सब देशों का अधिप मतलब जहां जाता है वहीं मान सम्मान प्राप्त करता है। गुरु हो तो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है यश कीर्ति की वृद्धि वाला। गुरुजी शुक्र हो उपपद तो लग्न में है? जी, उपपद लग्न में? जी हाँ। सर बुध हो तो सभी देशों का अधिप, गुरु हो तो सर्वज्ञ, शुक्र हो तो कवि वक्ता। सर ये छठे का बता रहे हो ना आप? छठे में उपपद लगन के छठे में ये चीजें होनी चाहिए। लगन तो आप पहले ही बता चुके हो, ये तो छठे का ही आप बता रहे हो ना। छठे में बताया आपने, स्टार्टिंग तो पद छठे। लग्न में आप यहाँ समझिए ना कि लिखा है आरूढ़े संस्थिते सौम्ये। आरूढ़ मतलब पद लग्न हो गया। अब यहाँ सीधा सीधा आरूढ़ लिख दिया है, इसीलिए उपपद लग्न हम नहीं बोलेंगे। ओके ठीक सर। आरूढ़े संस्थिते सौम्ये। आरूढ़ लग्न में यदि, लग्न बुध। आरूढ़ किसे कहते हैं? पद लग्न को कहते हैं। तो पद लग्न में यदि सीधा सीधा बुध बैठा हो तो कहता है सभी गांवों का अधिक। इसका मतलब बहुत मान सम्मान वाला। गुरु हो तो सर्वज्ञ, बहुत यश और कीर्ति वाला। शुक्र हो तो कवि और वक्ता होना चाहिए। उपपद से या पद से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हो तो द्रव्यों से युक्त और बुद्धिमान होता है। उपपद से या पद से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बुद्धिमान होता है। उपपद से द्वितीय द्वितीय भाव में पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक चोर होता है। उपपद के दूसरे भाव में, पद से छठे में और उपपद से दूसरे में यदि पाप ग्रह हो तो जातक चोर होता है।
यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। ये चोर वाला गुरुजी पद से छठे में कह रहे हैं। उपपद से, पद से छठे में और उपपद से दूसरे में। आरुरात सस्य भावस्थे पापख्ये शुभ वर्जिते। पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, वो शुभ ग्रह से वर्जित हो। अब आगे कहता है तत् सप्तम गृहाधीशात राहु धन गते द्विज दंष्ट्रावान जायते बाल स्तब्ध वाक केतु खेचरे। उपारूढ़ अर्थात उपपद से जो सप्तमेश हो, उससे द्वितीय स्थान में राहु हो तो जातक दंतुल होता है। अब ये दंतुल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? जिसको जन्म से दांत रहता है गुरुजी, वही। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया। दृष्टवान जायते बाला स्तब्ध वाक केतु खेच रहे, हो सकता है ये भी कहा गया हो। राहु हो के तो ना गुरुजी। हाँ, राहु हो तो जातक दंतुल होता है। इसको देख लीजिएगा गूगल सर्च करके। केतु हो तो बोलने में अक्षम। उप आरूढ़ से सप्तमेश, सप्तमेश हो उससे द्वितीय स्थान में। केतु हो तो बोलने में अक्षम, शनि हो तो कुरूप, और मिश्र ग्रह का प्रभाव हो तो मिश्र फल समझना चाहिए। ये मोटा मोटी आपका उपपद लग्न समाप्त हो गया। अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरुजी। तो तो रूबी हमको या तो समझाए या और कोई हमको समझाए कि क्या क्या गुरुजी हमने एक पढ़ा। प्रश्न था। हाँ बोलिए ना। क्रूर को हम सूर्य को भी क्रूर लेंगे क्या यहाँ? सूर्य को क्रूर में लेंगे सर गुरुजी? इसमें लेंगे। क्रूर में कह रहे हैं गुरुजी, क्रूर में। हाँ, तो सूर्य के लिए मैंने क्या लिखाया था पीछे कि अपने राशि का हो, स्वराशि का हो तो क्रूर में नहीं लेंगे, उच्च राशि का हो तो क्रूर में नहीं लेंगे, अन्यथा क्रूर में लेंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक बात मैं बोलूं। ये जो बोलो अभी भाई। अभी जो हम लोग पढ़े ना कि सेकंड मतलब उपपद लगन के माने दूसरे भाव का जो हम लोगों ने अभी व्याख्या किया कि वहां पर बुध हो या उपपद लगन में हो, तो सेकंड हाउस गुरुजी ना संस्कार का होता है या फिर परिवार का होता है। तो वहां पर अगर शुभ ग्रह बैठ गया तो आदमी के अंदर वैसा ही जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि वो अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, भाग्यवान होगा, ऐसा ना। और अगर अशुभ ग्रह बैठ गया तो वो चोर हो जाएगा। अगर लगन से छठे में चला गया तो वो चोर हो जाएगा। उसके कारण ये हो रहा है ना कि वो पराक्रम से भी पराक्रम में बैठ गया एक तो अशुभ ग्रह, तो वहां पर तो वो चोरी वाला पराक्रम दिखाएगा ना गुरुजी। अगर वहां पर वो मतलब ये हम पकड़ नहीं रहे पराशरी, बट उपपद लगन का भी छठा अगर देखा जाए तो वो भी तो मतलब वहां पर हम लोग ताकत दिखाने वाला ही घर घर है ना, उपचय भाव है गुरुजी। तो वहां पर ऐसा भाव हम लोग पकड़ेंगे क्या कि चोरी कर रहा है। और सेकंड भाव में अगर गुरु है, बुध है, तो वो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना गुरुजी कि वो सेकंड भाव में रहेगा तो वो मतलब अच्छा होगा, ज्ञानी होगा, भाग्यवान होगा। बुध हो तो वो देश का सर्वज्ञ होगा, शुक्र होगा तो कवि होगा, क्योंकि संस्कार अच्छा मिल रहा है ना सेकंड भाव से गुरुजी। ये तो पद लग्न में हो, पद लग्न से द्वितीय की बात नहीं है। उपपद से पद द्वितीय पहले भाव। सुनो, पहले समझो। पहले का पद लग्न से छठे में पाप ग्रह हो तो जातक चोर होता। हम्म, सातवें या 12वें स्थान में राहु का योग हो और दृष्टि हो, कहाँ से? पद लग्न से 7वें और 12वें में, 12वें में। तो जातक ज्ञानी और भाग्यवान होता है। क्लियर हो गया? हम्म, तीसरे श्लोक में आया कि पद
में बुध हो तो सभी देशों का अधिपति में गुरु हो तो सर्वज्ञ पद में शुक्र हो कभी तो कवि और वक्ता। उपपद से या पद से दोनों में से किसी से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हो तो द्रव्यों से युक्त और बुद्धिमान होता है। अर्थात उपपद मन और पद से दूसरे स्थान में शुभ ग्रह हो तो भी अच्छे धन वाले, अच्छे पैसा वाले होंगे। उपपद से द्वितीय यदि द्वितीय भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो, अगर उपपद लग्न से जो दूसरे स्थान का स्वामी है वो दूसरे स्थान में ही हो और अशुभ ग्रह से दृष्टि युक्त हो तो जातक चोरी करके धन जमा कर लेते। हाँ समझ गए गुरुजी, तो धन भाव से ही रिलेटेड बात बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि उपपद लग्न में स्त्री, पुत्र, सहोदर आदियों की बात हुई, जिसके लिए हमने कहा था कि पहले ही कि संक्षेप में संबंधियों की बात होगी। तो उपपद लग्न से संबंधियों की बात होती है, खर्चे का भी बात होगा, पैसे का भी बात होगा और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का भी बात होगा, क्योंकि उपपद का मतलब ये द्वादश का पद, इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ हमारे व्यर्थ के पैसे का व्यय होना, इन सभी बातों को यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है। और अगर 2-3 बार पढ़ लिए तो याद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है ना? तो इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को कोई लग्न नहीं पढ़ना, समझ रहे हो ना? अब हम कोई लग्न नहीं पढ़ेंगे, लग्न पढ़ते पढ़ते हम लोग थक चुके हैं। अब इसी को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि लग्न कारक, आत्मकारक लग्न, कारकांश लग्न, पद लग्न और उपपद लग्न, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है और अपना अपना योगदान है। उस योगदान को हमको समझने की जरूरत है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा महत्व है वो कारकांश लग्न का है। कारकांश लग्न हम लोग जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा हम जेमिनी की व्याख्या कर सकेंगे, और कारकांश लग्न से ही हम 12 के 12 भावों की व्याख्या समझ सकते हैं। समझ गए? बाकी पद लग्न से भी धन दौलत की बात है, सप्तम की बात है। उपपद लग्न से तो बिल्कुल क्लियर कट हम स्त्री और पुत्र की ही बात करेंगे, व्यर्थ के खर्च की बात करेंगे और बीमारी की बात कर लेंगे, ये सब बात कर लेंगे। तो अब जो घटना घटेगा, अब जो फल का निर्माण होगा कहाँ? D1 चार्ट में। तो D1 चार्ट तो सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ना है, तो यहाँ फल का निर्माण होगा कारकांश लग्न में, पद लग्न में, उपपद लग्न में आत्मकारक लग्न को मान करके जो हम पत्रिका देखते हैं उसमें। तो ऐसे स्थिति में जो फल का निर्माण होगा वो कब प्राप्त होगा? वो दशाओं में प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? और दशा किसकी होगी? राशियों की दशा होगी, ग्रहों की दशा नहीं होगी। 2 चीज समझ में आ गया कि दशा किसकी होगी? राशियों की होगी, ग्रहों की दशा नहीं होगी। अब राशियों की दशा होगी तो एक पॉपुलर दशाओं को समझने की जरूरत है, जिसको चर दशा कहते हैं। ठीक है? तो चर दशा को यदि हम लोग समझते हैं तो कोई निश्चित किसी ग्रह, चर का मतलब
चर स्थिर और द्विस्वभाव वाला चर नहीं, इस दशा का नाम है चर दशा। जैसे काल त्रिभागी दशा होता है, विंशोत्तरी दशा होता है, स्थिर दशा होता है, उसी तरह ये चर दशा नाम है दशा का। अब उसमें चरादि ग्रह, चरादि राशि का, चर स्थिर और द्विस्वभाव राशियों का दशा होता है, और दशा वर्ष अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग होता है। ये नहीं होता है कि शुक्र का 20 साल, शनि का 19 साल, राहु का 18 साल, बुध का 17 साल, गुरु का 16 साल, इस तरह से नहीं है। चंद्रमा का 10 साल, ऐसे कोई क्रम नहीं, कोई निश्चित नहीं कि किसकी दशा कितने वर्ष की होगी। हर एक पत्रिका में अलग अलग वर्ष की दशा हो सकती है। क्लियर हो गया? तो यही हम लोगों को सबसे पहले मान करके चलना है कि अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग दशा हो सकती है। चर दशाओं के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं भी आप लोगों को बता दूं कि ज्यादा पॉपुलर के.एन. राव के द्वारा जो थोड़ा सा अंतर करके बनाया गया है, वो अंतर ना के बराबर है। उस दशाओं को ही लिया जाना ज्यादा उचित है, तो उसी दशा को लेने का प्रयास करते हैं। आगे आप लोग जरूरत समझेंगे तो और दशाओं को पढ़ेंगे। और पहली दशा जो होती है वो लग्न में स्थित राशि की दशा से दशा प्रारंभ होता है। तो चर दशा लग्न में स्थित राशि से प्रारंभ होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब ये राशि कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी राशि हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक पत्रिका बना लूं और उस पत्रिका के अनुकूल, अनुराधा जी का पत्रिका लेते थे, आज क्लास में है? हाँ है। तो उनके लग्न के अनुसार दशा बना लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो शेयर करें। गुरुजी वो फॉर्मूला सेम ही रहेगा? हाँ, फार्मूला सेम नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, देखिए ना अभी। गुरु जी जेमिनी कहाँ से खुलता है? धीरे धीरे पे क्लिक करिएगा तो पता चल जाएगा। कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताइए अनुराधा जी। 19 जून 1968 गुरुजी। टाइम बताइए। 4:40 शाम को। सहारनपुर, यूपी। तो ये है पत्रिका, ठीक है। हम तो इसी को ले मान करके चलेंगे। अब ये है जेमिनी सिस्टम। मनीष जी समझ में आया? कैसे खोले हम? नहीं आया गुरु जी।
आइए यहाँ रिपोर्ट में चले गए, उसके बाद हॉरोस्कोप में चले जाएंगे, जी उसके बाद राइट साइड में आ जाएंगे, यहाँ जेमिनी सिस्टम लिखा हुआ है तो यहाँ जेमिनी सिस्टम में क्लिक कर देंगे। जी ये वाला चीज हमारे सामने आ जाएगा। हाँ यहाँ लग्न, कारकांश लग्न, कांश लग्न, नवांश पत्रिका जिसको कहते हैं, पद लग्न और उपपद लग्न बन जाता है। जी और आत्मकारक लग्न से पत्रिका नहीं बनाता है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि लग्न, आत्मकारक लग्न और कारकांश लग्न, यहाँ तक हम लोग अर्गला का यूज करेंगे। पद लग्न उपपद लग्न में अर्गला का यूज नहीं करेंगे। कारकांश लग्न से सभी विषयों का विचार करेंगे, बाद बाकी अलग अलग पत्रिकाओं पर अलग अलग विषयों का विचार करेंगे। तो अब क्या है कि पहली दशा किसकी मिलेगी? वृश्चिक राशि की मिलेगी। लग्न की दशा होगी तो पहली दशा वृश्चिक राशि की मिलेगी, ये सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। तो प्रथम राशि दशा लग्न की होगी और यह राशि चर हो, स्थिर हो, द्विस्वभाव हो, कोई हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन चर दशा का क्रम लग्न से नवम भाव में स्थित राशि पर निर्भर करता है। क्रम का मतलब क्या है? या वृश्चिक के बाद तुला आएगा, कन्या आएगा, सिंह आएगा, या वृश्चिक के बाद धनु आएगा, मकर आएगा, मीन आएगा। ये क्रम है सभ्य और अपसभ्य। ये किस पर निर्भर करेगा? तो नवम स्थान के ऊपर निर्भर करेगा। आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिए। फिर से समझा दीजिए गुरु। चर दशा का क्रम लग्न से नवम भाव में स्थित राशि पर निर्भर करता है। यहाँ राशियां दो श्रेणियों में बांटी गई है। एक सभ्य और दूसरा अपसभ्य। और ये जो सभ्य और अपसभ्य है, ये तीन तीन राशियों का समूह है। अंदर चला दे, ये यहाँ बैठो। तीन तीन राशियों का समूह कौन सा गुरु जी? सभ्य असभ्य में? अभी बता, सभ्य असभ्य नहीं, सभ्य अपसभ्य। हैं? सभ्य अपसभ्य सीधा, और ये उल्टा। साधारण भाषा में ये समझिए। तो सभ्य में है मेष, वृष और मिथुन। तो अपसभ्य में क्या हो जाएगा? कर्क, सिंह और कन्या। फिर सभ्य में हो जाएगा तुला, वृश्चिक और धनु। फिर अपसभ्य में हो जाएगा मकर, कुंभ और मीन। तो सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा। हाँ, बोर्ड कहाँ से नजर आएगा? हमने शेयर कर रखा है। सर फिर कैसे करें? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा क्लियर भी नहीं ना है। सर सभ्य में पहले क्या बोला था आपने? 1 3? सभ्य में आएगा मेष, वृष और मिथुन। ठीक सर। फिर अपसभ्य आ जाएगा कर्क, सिंह और कन्या। जी। फिर सभ्य आ जाएगा तुला, वृश्चिक और धनु। फिर अपसभ्य आ जाएगा मकर, कुंभ और मीन। अच्छा ठीक सर। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार और बोर्ड ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। बोर्ड ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, रिपीट कर दीजिए एक बार। तब हाँ
सभ्य में, मनीष जी आप म्यूट कर लीजिए। सभ्य में मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक और धनु। अपसभ्य में कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन। तो लग्न वृश्चिक है तो नवम स्थान में कौन सी राशि आएगी? आप लोग में से कौन बताइएगा? सभ्य। सब कर्क सभ्य राशि, कर्क राशि। सब हमने राशि पूछा, आप सभ्य असभ्य बता रहे हैं। कर्क राशि आएगी। वृष राशि। कर्क, मिथुन आएगी। हाँ कर्क ये आएगी, बात कर्क आएगी। ठीक है। कौन सा लगन सर बोला? ये आप लोग ठीक बोल रहे हैं कि कोई कर्क बोल दीजिए, कोई मिथुन बोल दीजिए। लीजिए देख करके बोलिएगा कौन सी राशि आएगी। कर्क ही आएगा गुरुजी, कर्क। तो वृश्चिक लगन है तो कर्क राशि आएगी नवम में। हाँ ये कर्क राशि आ गई। तब कर्क राशि है तो दशा सभ्य होगा या असभ्य होगा? अपसव्य। होगा? असव्य है। क्लॉकवाइज होगा जी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा। 8 से 7 लिब्रा आएगा, लिब्रा के बाद छठी राशि आएगी। क्लॉकवाइज तो ये हो गया। एंटी क्लॉक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इसमें अब क्या राशि गणना में आएगा? महादशा किसका होगा? अपसव्य। पहले तो वृश्चिक का होगा, फिर लिब्रा का होगा, फिर तुला आ जाएगा, फिर कन्या आ जाएगा, फिर सिंह आ जाएगा, फिर कर्क आ जाएगा, फिर मिथुन आ जाएगा, फिर वृष आ जाएगा, फिर मेष आ जाएगा है, हाँ, फिर मीन आ जाएगा, फिर कुंभ आ जाएगा, फिर मकर आ जाएगा, फिर धनु आ जाएगा और यहाँ वृश्चिक तो है ही। ये क्लियर हो गया? मतलब गुरुजी ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना? सभ्य अपसभ्य उल्टा और सीधा से समझिए। क्लॉकवाइज इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ समझने का जरूरत नहीं। ठीक है, हम उसी तरह से समझेंगे। सीधा और उल्टा से समझिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सीधा क्रम हुआ। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये उल्टा क्रम हुआ। तो अब सब इसी को कहते हैं। ज्यादा शब्दों का चयन कर लीजिएगा, फिर मन जो है ना इधर से उधर जाने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जी पहले गुरुजी। किसकी दशा आएगी? वृश्चिक की। अब जब वृश्चिक की दशा आएगी तो वृश्चिक की दशा कैसी होगी? अपसव्य। अपसभ्य। तो प्रत्येक महादशा में उसका जो अंतरदशा होगा, तो वृश्चिक के लिए हम लोग क्या लिखे हुए हैं? उल्टा। यहाँ पे आ जाइए। तो वृश्चिक के लिए उल्टा क्रम चलेगा। जी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी गुरुजी। तो अब जो अंतरदशा क्रम होगा इसमें वृश्चिक में पहले किसका आ जाएगा? तुला। और सबसे लास्ट में वृश्चिक आएगा। ये थोड़ा थोड़ा चीज है, टेक्निकल चीज है, पकड़ लीजिए।
तुला के बाद वृश्चिक में कन्या, वृश्चिक में सिंह, वृश्चिक में कर्क, वृश्चिक में मिथुन, वृश्चिक में वृष, वृश्चिक में मेष, वृश्चिक में मीन, वृश्चिक में कुंभ, वृश्चिक में मकर, वृश्चिक में धनु और वृश्चिक में वृश्चिक। ये राशि हो जाएगा। जी। अब वृश्चिक के बाद किसकी दशा आएगी? महादशा तुला। तुला की दशा आएगी। तो तुला सीधा होगा या उल्टा होगा? सर सीधा है, सभ्य सीधा। सभ्य में आएगा सर। सीधा। तो तुला सीधा हो जाएगा। तो तुला के बाद क्या आ जाएगा? तुला में वृश्चिक। तुला में तुला आएगा नहीं, ये विंशोत्तरी की तरह नहीं चलेगा। तुला में धनु, तुला में मकर, तुला में कुंभ, तुला में मीन, तुला में मेष, तुला में वृष, तुला में मिथुन, तुला में कर्क, तुला में सिंह, तुला में कन्या, तुला में तुला। ये हो जाएगा तुला का। तुला के बाद कौन सी राशि आएगी? कन्या। कन्या सीधा होगा या उल्टा? अब सभ्य सर। उल्टा होगा सर। उल्टा सर। बताइए कन्या कैसा होगा? अब सभ्य सर। उल्टा होगा। उल्टा। सीधा होगा। कन्या में तो उल्टा आएगा ना। कन्या में पहले सूर्य की विष्णु, उसकी 5 नंबर है। उल्टा होगा ना गुरुजी। सिंह की, फिर कर्क की, कुंभ फिर होगा। मिथुन। लिब्रा की आएगी पहले। लिब्रा की तो बता दी ना सर ने। नहीं, कन्या की राशि की दशा चलती है तो हाँ उल्टे। कन्या में सिंह, हाँ ठीक है कन्या ठीक में है। कर्क, हाँ कन्या में सिंह। मिथुन, कन्या में वृष, कन्या में मेष, ऐसा चलेगा गुरुजी? बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो कंफ्यूजन हो रहा है सर बहुत। कन्या में सीधा दशा चलेगा। आप पर अब लोग समय को लिखवाया सर आपने तो। वो आपको समझना पड़ेगा। गुरुजी एक बार नाइन्थ हाउस कब लेंगे? 9th हाउस को चेक कर लेंगे। सर सीधा चलेगा कि नवम वृष बनेगा? तब क्या हो जाएगा? सीधा चलेगा। और तुला सीधा क्यों चला? तुला से क्या हो जाएगा? सर क्योंकि नवम में मिथुन थी वहां पे सव्य। सर वो भी सीधी होनी चाहिए। सीधी समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुरुजी हर महादशा से 9th हाउस देख के करेंगे सभ्य अपसभ्य। क्लियर हो गया? जी सर। तो कन्या में क्या हो जाएगा? कन्या के बाद, कन्या तो लिखेंगे नहीं, तो कन्या में तुला, वृश्चिक तो कन्या में तुला। आप पहले समझ लीजिए फिर समझा देंगे। कन्या में वृश्चिक, कन्या में धनु, कन्या में मकर, कन्या में कुंभ, कन्या में मीन, कन्या में मेष, कन्या में वृष, कन्या में मिथुन, कन्या में कर्क, कन्या में सिंह और कन्या में कन्या। कन्या के बाद कौन सी राशि आएगी? सिंह राशि। सिंह राशि। तो सिंह राशि सीधा चलेगा या उल्टा चलेगा? सीधा चलेगा। सीधा चलेगा। क्यों?
उसके क्योंकि नवम उसके में नौ मेष उसके रहने वाला नवम है। में मेष है। क्योंकि मेष नवम में मेष है, तो वो सीधा चलेगा। क्लियर हो गया? जी गुरुजी। तो सिंह में किसका हो जाएगा? कन्या। कन्या, सिंह तुला, में तुला, सिंह में वृश्चिक, सिंह में धनु, वृश्चिक, सिंह में मकर, सिंह में कुंभ, सिंह में मीन, सिंह में मेष, सिंह में वृष, सिंह में मिथुन, सिंह में कर्क, सिंह में सिंह, सिंह में कन्या और सिंह में सिंह तो हो ही गया, अब कहाँ कन्या। ठीक है, जी गुरु। आप लोग समझ लिए। सिंह के बाद किसकी दशा आएगी? कर्क की। कर्क, कर्क की। तो कर्क क्या चलेगा? उल्टा कर्क चलेगा। में चलेगा या उल्टा चलेगा, उल्टा उल्टा चलेगा। मिथुन की उल्टा आएगी। चलेगा। तो कर्क में क्या चलेगा? उल्टा चलेगा तो मिथुन मिथुन कर्क मिथुन, में सिंह आ जाएगा। मिथुन आएगा। मिथुन आएगा सी। कर्क में मिथुन आ जाएगा। हाँ जी। मिथुन आएगा। उल्टा चलेगा तो हाँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। तो मिथुन के बाद वृष आ जाएगा, मेष आ जाएगा, मीन आ जाएगा, कुंभ आ जाएगा, मकर आ जाएगा, धनु आ जाएगा, वृश्चिक आ जाएगा, तुला आ जाएगा, कन्या आ जाएगा, सिंह आ जाएगा, कर्क में कर्क आ जाएगा। अब आप लोग हमको लगता है समझ गए। जी गुरुजी। पक्का समझ गए ना? जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी लग्न में शब्द राशि है तो उसका अंतर्दशा सीक्वेंस कैसा रहेगा? लग्न में से हमको कोई लेना देना है नहीं। सब लोगों ने समझ लिया, आप कहाँ फंस रहे हैं पता नहीं। नहीं गुरुजी, ये जैसे कि हम लोग जैसे कि कर्क का अंतर्दशा सोच लीजिए चल रहा है अपशब्द में, तो पहले शुरू हुआ था, तो कर्क में पहले आपका मिथुन आएगा, कर्क में कर्क नहीं आएगा, अंत में आ रहा है, तो इसमें कुछ अंत में चेंजेस है क्या? आएगा। हाँ, महादशा स्वयं अपनी अंतर्दशा अंत में लेकर के आएगा। लेकिन ये शब्द में इसका क्या वही नियम। रिपीट होगा? शब्द में भी वही, अपशब्द में भी वही। हाँ, तो यही को डाउट था गुरुजी। तो दशाक्रम का निर्धारण लग्न से नवम भाव की राशि से ज्ञात करें। यदि नवम स्थान में सभ्य गणना वाली राशि होगी तो गणना सभ्य होगी, और यदि नवम में अपसभ्य गणना वाली राशि होगी तो गणना अपसभ्य होगी। सभ्य का अर्थ सीधा और अपसभ्य का अर्थ उल्टा, विपरीत, जो भी आप कहें वो मान सकते हैं। अब महादशा वर्ष की सारणी के लिए, मेष के लिए लिख लीजिए आप लोग। महादशा वर्ष सारणी, सारणी बहुत अच्छा याद भी हो जाएगा, बाकी तो समझ ही लिए हैं। तो अगर आप बनाना चाहें तो उसको बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महादशा वर्ष सारणी, इसमें हो गया मेष। मेष अब क्या है देख लीजिए, सीधा है, तो क्या हो जाएगा? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये मेष है, ये क्या हो गया? सीधा हो गया। वृष क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो यहाँ वृष से उठा करके चल देंगे, मिथुन क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। मिथुन क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। कर्क क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सिंह क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। कन्या क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तुला क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये सीधा होगा, तुला सीधा हो जाएगा। वृश्चिक क्या होगा? सीधा हो जाएगा। धनु क्या होगा? सीधा हो जाएगा। मकर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। कुंभ क्या होगा? उल्टा हो जाएगा।
मीन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये महादशा हो गया, ये क्या हो गया, महादशा सारणी। आप लोग इसको इस तरह से सीधा को सीधा लिख लीजिएगा, उल्टा को उल्टा लिख लीजिएगा, आपके लिए कहानी खत्म। अब उल्टा एक लिख देते हैं, कर्क राशि का उल्टा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। कर्क राशि उल्टा 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5, बस 4 तो यहाँ है, ये है। तो इस तरह से लिख करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं? नहीं गुरुजी। तो दशा की गणना किस प्रकार से होगी और किस महादशा में किसकी अंतर्दशा होगी, वो सभ्य क्रम में होगी या अपसभ्य क्रम में होगी, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ तक समझने में कोई कष्ट नहीं हुआ? नहीं। तो बड़ा कष्ट है। ये क्या क्या आ गया हमारे स्क्रीन पे? नरेश जी प्लीज आप स्टॉप करिए व्हाइट बोर्ड अपना। नरेश कुमार जी आपने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। वो कैसे शेयर कर लिए पता वो नहीं। ना गलती से क्लिक हो गया उसके ऊपर। हाँ जी। तो हमको तो और कुछ नहीं आता है, भारत का मैंने नक्शा सोचा दिखने गुरुजी ने शेयर लगा। किया। हाँ, ठीक है ना। तो भारत का नक्शा का चर्चा जो मैंने किया ना, वो बड़ी गहरी बात है, समझ गए ना। जो नक्शा हम लोग देखते हैं वो नक्शा है नहीं, उतना भारत अपने पास नहीं है, लेकिन हम लोग नक्शा में उसको दिखाते हैं। इसीलिए भारत के नक्शा की बात की कि हमारे लिए भारत का नक्शा मतलब क्यों हमें भी अंधेरे में, सब अंधेरे में। अगर इस तरह वाला भारत का नक्शा है तो स्काई चीन और पीओके को हासिल करो। जब नक्शा में रोज दिखा सकते हो पूरे विश्व को, तो हकीकत में दिखाओ। चाहे उसके लिए युद्ध लड़ना पड़े, लड़ो। जब हमारा नक्शा है तो हम अपने नक्शा को पूरा करें। तो नक्शा में हम दिखा रहे हैं कि ये भारत है, रियल में वो भारत है ना। स्काई चीन चाइना ले गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ले गया, लेकिन नक्शा हम अपना पूरा दिखाएंगे। और ये किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सब वही करेगा। आज यदि राष्ट्रवादी की सरकार है, 370 हटाया, तो अब अभी फिर से वोट मिलेगा, शायद उसी की सरकार हो। तो और कुछ मत मांगो, भारत का नक्शा ठीक कर दो। जो रियल नक्शा बना करके रखे हुए हो ना, जो बच्चे पढ़ते हैं, उसी नक्शा को भारत के अंदर ला दो, और कुछ नहीं चाहिए। लगातार 50 वर्षों तक सरकार बनाते रहेंगे, इसका कमिटमेंट सब जनता कर लेगी। जो बच्चा पैदा होगा वो भी करेगा, शपथ लेगा। इस सरकार ने भारत के नक्शा को यथास्थिति में ले आया, इसीलिए सरकार 50 साल तक बीजेपी की ही रहेगी। क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन कर दो। तो हमको वही भारत का नक्शा याद आया। कभी कभी किसी बात से बड़ा तकलीफ होता है, एक भारतीय होने के नाते इस बात से बड़ा तकलीफ है कि जो नक्शा दिखाई दे रहा है, उस नक्शे पर हम काबिज नहीं हैं। ठीक है ना। और क्यों नहीं है? क्या मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम पाकिस्तान को हरा सकें? चाइना के लिए तो एक बारी चलो सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए क्या सोचना है? सुबह तैयारी करो, शाम तक अपने नक्शा पर काबिज हो जाओगे।
और इतना आसान नहीं है जब इजराइल इतना सा 1 करोड़ का पॉपुलेशन नहीं है, 1 करोड़ का पॉपुलेशन नहीं है, नाक में दम कर रखा है पूरे वर्ल्ड को। और इंडिया 140 करोड़ बोलते हैं, लेकिन करते क्या है पता नहीं। चलिए अच्छी बात है, इलेक्शन हो रहा है, सब अपना वोट दीजिएगा आराम से, कूद कूद करके कमल छाप हाथ छाप पे मुहर लगाइए या बटन दबाइए, होना कुछ नहीं है। चलिए, तो हम लोग कह रहे थे कि सभ्य अपसभ्य हम लोगों ने समझ लिया। अब है कि कौन से राशि को कितने वर्ष की दशा मिलेगी। और यही हम लोगों के लिए सीखना जरूरी है। तो प्रत्येक राशि से दशावर्ष, चर दशावर्ष लिख दीजिएगा, चर दशावर्ष की गणना दशा राशि और दशा राशि स्वामी की परस्पर दूरी से की जाती है। दशा राशि के स्वामी की परस्पर दूरी से की जाती है। दशा राशि सभ्य श्रेणी की है या अपसभ्य श्रेणी की है, यहां ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दशा राशि के स्वामी की गणना उसी प्रकार से सभ्य और अपसभ्य के रूप में की जाएगी। सभ्य और अपसभ्य के रूप में की जाएगी। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वृश्चिक की गणना क्या था सीधा, एक मिनट सर, वृश्चिक की गणना क्या थी, सीधी या उल्टी? सीधी थी सर। वृश्चिक की गणना सीधी थी जी। उदाहरण तत्काल, तुला की गणना सीधी थी या उल्टी थी? सीधी थी। सीधी। सीधी। तो तुला का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र से सीधा गणना करके शुक्र तक पहुंचिए। यहाँ तुला से सीधा गणना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9। 9। और 9 - 1 अर्थात इस तुला राशि की कितना वर्ष होगा? दशावर्ष 8 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? आप लोग लिखते जाइएगा, 8 वर्ष का हो। अब कन्या राशि का गणना सीधा था या उल्टा? उल्टा। फिर वही उल्टा सीधा करने लगेगा। आप लोग अभी पता बता करके निकले हैं। कन्या राशि का गणना कैसे होगा, सीधा या उल्टा? सीधा। सीधा। तो अब क्या होगा कि कन्या राशि से बुध तक जाएं, तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 घटा दीजिए, 9 वर्ष की दशा हो गई कन्या राशि। कन्या के बाद कौन से राशि की दशा आएगी? दशाक्रम क्या है वृश्चिक का? उल्टा है ना?
तो कन्या के बाद किसकी दशा आएगी? सिंह की सिंह सिंह की दशा सीधी होगी या उल्टी? सीधी होगी सर, सीधी होगी सर। सीधी सीधी होगी। तो अब सिंह राशि से गणना करके बताइए। सूर्य जहां बैठा है 1 2 11वें 3 स्थान 4 5 वर्ष 6 होगा। 7 8 9 10 11 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 10। तो सिंह राशि को कितने साल की दशा मिलेगी? 10 वर्ष की दशा मिलेगी। तो बगल में लिखिए 10 वर्ष। सिंह के बाद कर्क। कर्क की गणना सीधी होगी या उल्टी? उल्टा सर कर्क का गणना उल्टा होगा। तब कर्क यहाँ है तो उल्टा शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 4। तो कर्क का कितना वर्ष मिलेगा? 4 वर्ष मिलेगा। मिथुन राशि का गणना सीधा होगा या उल्टा? उल्टा। तो मिथुन राशि कहाँ है? का स्वामी कहाँ है? बैठा है गुरुजी। सर वही बैठे हैं वहीं बैठा है, तो उसको 12 वर्ष की दशा मिल जाएगी। तो मिथुन राशि को 12 वर्ष की दशा मिल गई, लिख दीजिए। 12 मिलेगी। अब आ जाइए वृष राशि। वृष राशि की गणना सीधा या उल्टा? उल्टा है। तो उल्टा शुक्र को गिनिए। 1 2, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 वर्ष की दशा मिल गई। तो शुक्र को 1 साल की दशा मिली। वृष राशि को 1 साल की दशा मिली, लिखिए। वृष राशि को 1 साल की दशा मिली। अब मेष राशि का गणना सीधा होगा या उल्टा? सीधा। 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 तो सीधा होगा तो अब मेष से कहां तक जाना है? मंगल तक। मंगल तक सिंह जाना आ है। गया तो एक माइनस कर दो 2 दो वर्ष आ जाएंगे। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा, लिख दीजिए। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। उल्टा। मीन राशि का गणना क्या होगा? उल्टा। सीधा होगा। सर सीधा उल्टा होगा। लिखवाया आपने, सीधा कहाँ से? अब सव्य में लिखवाया आपने 10 11 12, अब सव्य की है तो सीधा कैसे हो जाएगा फिर? सीधा हो गया ना, वही 8 नंबर आएगा नवमी में। सारा कहानी खत्म हो गया और फिर वहीं पहुंचे हुए हैं आप। 8 नंबर आएगा ना कंफ्यूजन हो नवंबर रहा को। सर बीच में। 8 नंबर आएगा, इसीलिए सीधा हो जाएगा। सीधा हो गया हाँ। 5 साल की होगी। ठीक है चलिए, ठीक। तो मीन राशि से सीधा चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 5 हो गया सर, 1 माइनस करने पे 6 आ रहा था तो यहाँ से सीधा चलेंगे तो 1 2 3 4 5 -1 इक्वल टू 4, 4 वर्ग। कुंभ को छोड़ दीजिए तत्काल, मकर राशि का ले 6 लीजिए तो 5 आएगा। 6 माइनस 5 सर 5 आएगा ना, 6 माइनस 5 आएगा। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। सर हम 1 को माइनस क्यों कर रहे हैं? अब ये नियम है तो कर रहे हैं, आगे चलेंगे, पहले ये ठीक है बना सर। लीजिए ना। कुंभ राशि को छोड़ दीजिए। कुंभ और वृश्चिक राशि के लिए अलग से नियम बताए गए हैं, इसीलिए इस दोनों राशि को अभी नहीं ले रहे हैं। बाकी सबके लिए एक ही नियम है। मकर राशि की गणना सीधा होगा या उल्टा होगा? उल्टा। उल्टा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 गया, 9 साल। तो 9 वर्ष की दशा हो जाएगी मकर राशि। सर मकर राशि गुरुजी के बोले लोग एक माइनस करें ना, एक का माइनस क्यों करते हैं? तो इसमें अगला घर को एक अलग। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए सचदेवा जी।
देखो वो कह रहे थे ना कि 1 करते हैं, तो इसमें नेक्स्ट घर जैसे मीन हम काउंट करते हैं, मीन को भी करते हैं, फिर मेष को करते हैं। इसमें अगले वाले को पहला करते हैं तो ही चौथा आ जाएगा इसमें। ठीक, मतलब लड़की से आगे वाले से काउंट करेंगे आगे ऐसा? वाले से काउंट करेंगे तो उसका रीजन यही है। चलिए ठीक है, बढ़िया उदाहरण है। तो हम लोग मकर, अब धनु का ले लीजिए। धनु उल्टा है सीधा है? धनुष उल्टा है जी। उल्टा है सर। तो 1 2 3 4 5, 5 में से घटा दीजिए, कितना हो गया? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष की दशा धनु की हो गई। अब वृश्चिक और कुंभ के लिए नियम लिखने की जरूरत है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि दशावर्ष की गणना यदि अब सभ्य तरीके से है तो हमारी गणना अब सभ्य तरीके से होगी, सभ्य तरीके से है तो सभ्य तरीके से होगी। राशि स्वामी जितने आगे स्थान में बैठा है उस स्थान से -1 करके उतना दशावर्ष दे देंगे। अगर राशि स्वामी स्वराशि में ही बैठा है तो उसको 12 वर्ष की दशा दे देंगे। ठीक है। वृश्चिक और कुंभ का राशि के लिए विशेष अलग से नियम बताया गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी केतु और कुंभ राशि के स्वामी शनि के साथ साथ राहु को भी बताया गया है। क्लियर हो गया? तो जो नियम वृश्चिक राशि पर लागू होगा वही नियम कुंभ राशि के ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो आप लोग नियम लिख लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए केतु को राशि स्वामी मानते हैं और कुंभ राशि के लिए राहु को भी राशि स्वामी मानते हैं। इसीलिए इन दोनों राशियों का इस दशावर्ष विशेष नियम द्वारा प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन दोनों राशियों का दशावर्ष विशेष नियम द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? अब लिखिए, वृश्चिक की गिनती सीधी है और कुंभ राशि की गिनती उल्टी है। ये आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए कि वृश्चिक का गिनती सीधी है या नहीं है। सीधी है। वृश्चिक की सीधी नहीं, उल्टी है। और कुंभ का उल्टी। कुंभ का सीधा है। ठीक है। तो अब वृश्चिक का गणना उल्टा होगा और कुंभ का गणना सीधा होगा। यदि मंगल वृश्चिक राशि में हो और केतु अन्य राशि में हो, यदि मंगल वृश्चिक राशि में हो और केतु अन्य राशि में हो तो वृश्चिक से केतु तक सीधी गिनती करें। या क्षमा चाहेंगे, वृश्चिक से केतु तक उल्टी गिनती करें।
यदि इसका विपरीत केतु वृश्चिक में हो और मंगल अन्य राशि में हो तो वृश्चिक से मंगल तक सीधी गणना करें, उल्टी गणना करें। पहले भी उल्टी उल्टी गणना ही थी गुरुजी। हाँ, तो वृश्चिक राशि की गणना ही उल्टी होती है। ठीक हो गया। मंगल और केतु दोनों वृश्चिक में हो तो दशावर्ष 12 वर्ष की होगी। मंगल और केतु दोनों वृश्चिक में हो तो दशावर्ष 12 वर्ष की होगी। दोनों की गुरुजी? हाँ, दोनों यदि एक ही राशि में है, मंगल और केतु दोनों यदि वृश्चिक राशि में ही है तो 12 वर्ष की दशावर्ष होगी। दोनों ग्रहों की गुरुजी? जी। अरे मंगल और केतु दोनों वृश्चिक में नहीं हो परंतु किसी अन्य राशि में हो और एक साथ हो तो उसकी स्थिति तक गणना करें। उल्टी गिनती करना है, किसी भी गिनती जी। करना है। उल्टी गिनती करना है ना? हाँ, यदि मंगल और केतु वृश्चिक को छोड़कर अन्य अलग अलग राशियों में हो तो गणना बलवान ग्रह तक होगी। मंगल और केतु में जो बलवान हो वहां तक गणना होगी। मंगल और केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर अन्य अलग अलग राशियों में हो तो गणना बलवान ग्रह तक होगी। मंगल बलवान होगा तो मंगल तक गणना करेंगे, केतु बलवान होगा तो केतु तक गणना करेंगे। बलवान ग्रह ज्ञात करने के नियम लिख लीजिए आप लोग। मंगल या केतु में से जिसकी युति अधिक ग्रहों से हो वह बली होता है। मान लीजिए केतु की एक ग्रह से युति है और मंगल अकेला है तो केतु बली हो गया। केतु की 2 ग्रहों से युति है और मंगल की एक ही ग्रह से युति है तो केतु बली हो गया। मंगल की 2 ग्रहों से युति है, केतु अकेला या एक ग्रहों से युति है तो मंगल बली हो गया। यदि दोनों के साथ कोई ग्रह नहीं है या दोनों के साथ ग्रहों की संख्या एक जैसी हो अर्थात दोनों 2-2 ग्रह से एक एक ग्रह के साथ हो तब जिसके भोगांश अधिक होंगे केतु का भोगांश अधिक होगा तो केतु को ले लेंगे और मंगल का भोगांश अधिक होगा तो मंगल को ले लेंगे और गणना वहां तक कर लेंगे। कुंभ राशि का विचार इसी प्रकार से करना चाहिए। आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा। और मैं बहुत दिनों के बाद चरदशा पढ़ाया हूँ, आप लोग बात को समझिएगा। अगर कोई छोटी मोटी गलती रह गई होगी तो क्लास में सुधार लेंगे, ठीक है ना? बहुत दिनों के बाद हमको लगता है
कि देखने का देख लेते हैं, चरदशा देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरदशा के निर्माण का नियम जो है वो 10 वर्ष के बाद मैंने आज पढ़ाया है, तो भूल चूक होने की संभावना है, तो उसको आगे देखेंगे। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों से संभव हो। ठीक है, विनय पटेल जी क्या कहना चाहते हैं? सर जो है पत्रिका पे डिस्कस मैंने किया था, इसमें आपने जो है गुरु और शुक्र में से किसी का पूजा करने के लिए बात बताए थे, तो वो भी बात अधूरी रह गई। वो जो पीने खाने वाला लड़का था जिसमें प्रेडिक्शन हुआ था आपसे, वो फोन कर लीजिएगा ना, कल फोन कर लीजिएगा ना, दिमाग से उतर। हाँ कल फोन करूंगा। एक पत्रिका पे डिस्कस और करना है, तो कल मौका मिल जाएगा सर आपको? देखते हैं कल कैसा समय गुजरता है। ठीक है, ठीक है सर, मैं ऑफिस कॉल करूंगा कल। ठीक है, प्रणाम आशुतोष सर। प्रधान जी। गुरुजी एक डाउट है, ये भोगांश जब हम लेंगे तो केतु और राहु तो उल्टा चलते हैं, तो उसमें थोड़ा क्या उसमें मतलब सोच लीजिए 2 डिग्री, तो उसको तो वहां से 28 डिग्री उसको 30 से माइनस करके प्राप्त कर लेंगे। हाँ ऐसे हो सकता। ठीक है गुरु जी हाँ, आप लोग तो गणितज्ञ लोग हैं, आप लोग ज्यादा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में आएंगे तो आगे बढ़ेंगे और चर दशा के को लगा करके अब प्रिडिक्शन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसीलिए दशा को हमने पढ़ा दिया है। चलिए आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार।